हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 101 का यूनिट नंबर 6 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है डिसीजन मेकिंग अप्रोच। तो ये इस यूनिट का पार्ट 1 वीडियो रहने वाला है, जहाँ पर आज हम साइमन्स बाउंडेड रेशनैलिटी तक के टॉपिक्स को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली ही लाइन में हमें ये बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस रहता है डिसीजन मेकिंग का। अब डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करूँ, तो डिसीजन मेकिंग में होता क्या है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग इग्नू से ग्रेजुएशन करते हैं, तो इग्नू से एडमिशन लेने से पहले बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि इग्नू जैसी कोई ओपन यूनिवर्सिटीज़ के ऑल्टरनेटिव्स देखने लगते हैं कि भाई कोई और ओपन यूनिवर्सिटी है क्या जिसमें ये पर्टिकुलर कोर्स मिल रहा है क्या। ठीक है। उसके बाद फीस को देखते हैं, उसके बाद अपने घर से उसकी लोकेशन को देखते हैं कि कितनी दूर हमें पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद जो भी मटेरियल्स इग्नू में या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में दिए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करने के बाद जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस का, वो होता है डिसीजन मेकिंग। इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर पता करना है कि वो काम कैसे कर रही है, उसमें किस किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, कैसे ये काम करती है, तो डिसीजन मेकिंग के इस प्रोसेस में ये बताया जाता है कि वो देख लो कि वहाँ पर डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर पता करना है। क्योंकि डिसीजंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है, उसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे जाकर कैसा काम करने वाली है। अब ये जो बात है, ये गवर्नमेंट पर भी अप्लाई होती है और साथ ही साथ हम प्राइवेट पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डिसीजन एक ऐसा एक्ट है किसी भी इंडिविजुअल के माइंड को डिटरमाइन करने का कि कौन से कोर्स ऑफ एक्शंस वो आगे करने वाला है। तो नेक्स्ट हमें जो पॉइंट बताया गया है यहाँ पर, वो ये है कि जो वेबस्टर डिक्शनरी है, उसमें कहा गया है कि ये डिसीजन है क्या। डिसीजन एक ऐसा एक्ट है किसी भी इंडिविजुअल के माइंड को डिटरमाइन करने का, किसी भी एक पर्टिकुलर ओपिनियन पे, कि उस पर्टिकुलर ओपिनियन पे वो कौन कौन से एक्शंस लेने वाला है। ठीक है। ये सब आता है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग अप्रोच में। अब डिसीजन मेकिंग अप्रोच को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स आए होंगे इस फील्ड में, जिन्होंने अपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिए होंगे। तो यही हमारे पास दिया गया है कि बहुत सारे स्कॉलर्स आए मैनेजमेंट की फील्ड से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से, जिन्होंने बहुत आस्पेक्ट्स में डिसीजन मेकिंग को एनालाइज किया, डिसीजन मेकिंग में अपने कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड किया, ताकि डिसीजन मेकिंग को ये जो अप्रोच है वो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंटली पढ़ सकें। तो इस यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि डिसीजन मेकिंग के क्या क्या टाइप्स रहते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, प्रोसेस क्या होता है डिसीजन मेकिंग का, और बहुत सारे वेरियस तरीके के हम मॉडल्स भी देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग अप्रोच से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच से। इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो डिसीजन मेकिंग किसी भी एक्टिविटी का कोई एंड पार्ट नहीं होता। हमने इग्नू में एडमिशन लिया, तो क्या एडमिशन लेने से ही हमारा एंड हो गया क्या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का? ऐसा नहीं हुआ ना। हमने सोचा क्या कि हम इग्नू से ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक है। मतलब डिसीजन हमने लिया इग्नू में एडमिशन लेने का, तो किस बिहाफ पर लिया कि हमें उससे ग्रेजुएशन करनी है। तो वो डिसीजन जो था वो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक मीन्स बना, एक डिसीजन बना कि हाँ, हमने इग्नू में एडमिशन लेना है तो हमें इसी से ग्रेजुएशन भी करनी है। तो ग्रेजुएशन करने का जो मीन्स था वो यही था कि हमने इग्नू में एडमिशन ले लिया। तो यही एक जनरल बात हमें बताई गई है कि डिसीजन मेकिंग किसी भी एक्टिविटी का कोई एंड पार्ट नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने का एक मीन्स होता है, जिसके ज़रिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर स्कॉलर्स भी बताए गए हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड एक डिसीजन मेकिंग अप्रोच में पायनियर रह चुके हैं। वो ये कहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एक बहुत एसेंशियल प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन एक्शन का, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में भी दे के रखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें उसका नेचर पता करना है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन से किस किस तरीके के डिसीजंस वहाँ पर लिए जा रहे हैं।
तभी हम उसके बिहाफ पर ये जज कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे जाने वाली है। तो इसी के बिहाफ पर जो चेस्टर बर्नार्ड होते हैं वो ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन का एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। उसके बाद बात आती है हमारे हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर रह चुके हैं डिसीजन मेकिंग की इस फील्ड में, और वो ये कहते हैं कि जो ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच है ना, ये पहले की जो अप्रोच चलती थी क्लासिकल प्रिंसिपल अप्रोच, ये उससे थोड़ा हटके है। ठीक है, हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग अप्रोच को क्लासिकल प्रिंसिपल अप्रोच से थोड़ा सुपीरियर बताकर यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद जो साइमन होते हैं वो अपनी एक बुक भी पब्लिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम से। ठीक है, जिसमें हाईलाइट किया जाता है कि जो डिसीजन मेकिंग है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक हर्ट की तरह काम करती है, एक दिल की तरह काम करती है। ठीक है, फर्दर जो साइमन होते हैं वो ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को बिल्डअप करना है तो हमें लॉजिक और साइकोलॉजी से ही ह्यूमन चॉइस की हमें उसे डराइव करना चाहिए। मतलब ह्यूमंस की क्या क्या साइकोलॉजी रहने वाली है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किस लॉजिक पर सारे डिसीजन बनाए जा रहे हैं, तो ये सब ह्यूमन चॉइस के बिहाफ पर यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंसान ही तो काम करेंगे, कोई बाहर का कोई प्राणी थोड़ी ना काम करेगा। तो ह्यूमंस का जो बिहेवियर है साइमन के अकॉर्डिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग अप्रोच में। वो फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो उसके कोर में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ बताया गया है। और लास्टली हमें ये बताया गया है कि 1940s में जो ये अप्रोच है डिसीजन मेकिंग की वो अपनी पॉपुलैरिटी को यहाँ पर गेन करने लगती है। नेक्स्ट जो स्कॉलर आते हैं वो आता है हमारे पास सेक्युलर हडसन। तो सेक्युलर हडसन 1957 में अपना एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये कहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो गवर्नमेंट में एक प्लूरल एक्टिविटी है। अब प्लूरल क्यों कहा, उसका भी एक रीज़न है। उसमें हडसन ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो डिसीजन को प्रोनाउंस करता है कि हाँ हम ये पर्टिकुलर डिसीजन इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ला रहे हैं, तो हमने आपको बता दिया, तो ये एक बंदे का काम रहता है। पर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक अचीव कराने के लिए बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि उस डिसीजन को हम यहाँ पर अच्छे से रीच आउट कर सकें। ठीक है, और ये जो हडसन होते हैं वो इसे पॉलिटिकल सिस्टम का भी एक पार्ट मानते हैं, जो कि एक ऑब्वियस सी भी बात है। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बात करूं तो डिसीजन मेकिंग वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा भी जाता है कि एक पर्टिकुलर डिसीजन से या तो पॉलिटिक्स चमक भी सकती है, और वहीं अगर हम देखें तो उसकी लाइट कम भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है उसको इतना इम्पोर्टेंट बताया गया है। उसी के साथ साथ जो हडसन होते हैं वो बहुत ही फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डिसीजन को बनाने के लिए वो भी यहाँ पर कुछ दे के रखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लीगल लिमिटेशंस। ठीक है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हमें उस पर किसी ना किसी तरीके के लीगल लिमिटेशंस लगाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा आया, उसने आर्बिट्रेरली कुछ भी कुछ सोचा और वही यहाँ पर अपनी जनता पर थोप दिया। वो एक डिसीजन नहीं होगा, वो तो तानाशाही होगी। तो हडसन ये कहते हैं कि हमें लीगल लिमिटेशंस रखनी चाहिए, बजट रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डिसीजन को रीच आउट करना है तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा। उसके लिए हमें बजट एलोकेट करना चाहिए। उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड जो भी अवेलेबल फैक्ट्स हमें वो कलेक्ट कर रखने चाहिए। हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्यों हम ऐसा जो डिसीजन है वो ले रहे हैं। तो ये सभी फैक्टर जो रहते हैं वो हडसन के रहते हैं कि हडसन कुछ ये फैक्टर्स देके रखते हैं कि जो कि डिसीजन मेकिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया है कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम एक सॉल्यूशन पर रीच आउट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिसीजंस की, कि डिसीजंस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस की। तो हर्बर्ट साइमन 1997 में एक डिस्टिंक्शन बनाते हैं डिसीजंस का, कि कौन से डिसीजंस प्रोग्राम्ड होंगे और कौन से डिसीजंस नॉन प्रोग्राम्ड होंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम डिसीजन की। तो साइमन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम डिसीजंस वो कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं उस एक्सटेंट तक
कि वो रिपीटेटिव हों, ठीक है, हम रोज के रोज उन्हें यहाँ पर ऑपरेट करते रहें, रूटीन वर्क में आए, ठीक है, इस एक्सटेंट तक कि उनका एक डेफिनाइट प्रोसीजर हो कि हाँ हमने ये सब प्रोसीजर बना के रखा हुआ है, उसी के तहत हम यहाँ पर अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हर बार जब भी हम उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हमें स्क्रैच से यहाँ पर शुरू करना पड़े। तो ये होती है खासियत प्रोग्राम डिसीजंस की। प्रोग्राम डिसीजंस में हैबिट, स्किल्स और नॉलेज किसी भी प्रॉब्लम की यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस की बात करें तो नॉन प्रोग्राम्स में ये बताया गया है कि ये कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिनका कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं होता, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अनयूजुअली कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, एकदम से लिए जाने वाले डिसीजंस होते हैं। कोई भी कट एंड ट्राइड मेथड्स हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर डिसीजन को यहाँ पर अलग से सेपरेटली हमें डील करना पड़ता है, और इसको डील करने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है जॉब में। तो ये सब यहाँ पर हमें हर्बर्ट साइमन बता के रखते हैं। और अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एक डिसीजन मेकिंग का चार्ट भी दे के रखा हुआ है कि ट्रेडिशनल जो प्रोग्राम डिसीजन हैं वो कैसे हैं और मॉडर्न प्रोग्राम डिसीजन कैसे हैं। ट्रेडिशनल में हमने देखा है कि रूटीन वर्क में हमें लाना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, रोज़ के रोज़ हमें इन्हें इम्प्लीमेंट करके रखना चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन के साथ। और मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन यहाँ पर आ चुका है कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा फीड करके कोई भी अपना जो डिसीजन है वो बना सकते हैं थ्रू डी ईडीपी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वही सेम खेल यहाँ पर नॉन प्रोग्राम का भी चलता है, जहाँ पर जो नॉन प्रोग्राम में हमने पढ़ा कि इमीडिएटली यहाँ पर डिसीजंस लेने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है, हर एक डोमेन को सेपरेटली डील करना चाहिए। तो ये इसका ट्रेडिशनल व्यू आता है। मॉडर्न व्यू में क्या आ जाता है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग के नई नई टेक्निक्स को हमें यहाँ पर खोजना चाहिए थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो ये सब हमें यहाँ पर इस चार्ट में बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। अब ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं ये हमें दे के रखते हैं चेस्टर बर्नार्ड 1966 में। अब सबसे पहले बात होती है यहाँ पर पर्सनल डिसीजंस की। तो इसमें बताया गया है कि पर्सनल डिसीजंस कैन नॉट ऑर्डिनरी बी डेलीगेटेड टू अदर्स, ठीक है, पर्सनल डिसीजंस को हम किसी पर भी डेलीगेट नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। और ये बात सच भी है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मानूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदा ठीक है काम कर रहा है वो एक जैसे कपड़े पहने, तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। मैं उस पर थोप थोड़ी ना सकता हूँ कि सबको बुलाऊं और कहूँ भाई तुम सारे एक ही जैसे कपड़े पहन के आओ। वहीं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस होते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, टॉप अथॉरिटी ने कह दिया कि सारे बंदे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एक जैसे कपड़े ही पहन के आएंगे, तो वो हम डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये फ़र्क आता है ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल डिसीजंस में। अब ऐसे डिसीजन लिए क्यों जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर हम फुलफिल कर सकें, ठीक है, जो कि टॉप से बॉटम तक के लेवल्स पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेरिक एंड यूनिक टाइप ऑफ डिसीजंस, जो कि पीटर ड्रकर नाम के स्कॉलर देके रखते हैं। जेनेरिक डिसीजंस आर लाइक प्रोग्राम डिसीजंस, ठीक है। जेनेरिक डिसीजंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि उसमें सबसे पहले हिस्ट्री को देखा जाता है कि पास्ट सिचुएशंस में ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, क्या डिसीजन जो था ये हमारे लिए सही रहा, गलत रहा। तो इसके बिहाफ पर यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कभी जो पास में डिसीजन हमारा बुरा रहा वही आज हम डिसीजन इम्प्लीमेंट करें और वही रिपीट हो जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोलैप्स कर जाए। अगर हम यूनिक डिसीजंस की बात करें तो ये भी नॉन प्रोग्राम डिसीजंस की तरह काम करते हैं, जहाँ पर हर एक डोमेन को हमें सेपरेटली इंडिविजुअली रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, इनका कोई तय समय नहीं होता कि किसी भी समय कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेने की बात हो सके। तो ये यूनिक डिसीजंस में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। रूटीन डिसीजंस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर लाए जाते हैं, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक रूटीन बना रहे, ठीक है, एक टाइम टेबल बना रहे, फिक्स्ड टर्म रहे, प्री इस्टेब्लिश रूल के बेसिस पर, प्रोसीजर्स के बेसिस पर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके।
और वहीं अगर हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की बात करें तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है कि जैसे कि अगर मैं एक मुद्दा उठाऊं बजट का, तो बजट एक स्ट्रैटेजिक है। ठीक है, बजट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सेट करती है तो ये देखकर सेट करती है कि हमारी जैसी जो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपना बजट कैसा रखा हुआ है। ठीक है, वो भी ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करती हैं। ठीक है, पब्लिक मैटर से जो भी यहाँ पर सामान निकलता है उनको अच्छे से एनालाइज करती हैं, फिर जाकर कहीं अपना डिसीजन सुनाती हैं। तो ये होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। ठीक है, और जो नेचर रहता है इन डिसीजंस का, जो कि होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ये नॉन रूटीन रहता है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम इम्प्लीमेंट करके भी देखें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होगी जो रोज ही अपना बजट यहाँ पर पास कराती हो। ठीक है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रोज के रोज बजट, नया बजट आया जा रहा है एक दिन के बाद दूसरा। तो ऐसा यहाँ पर हो नहीं सकता। तो ये नॉन रूटीन डिसीजंस और रिपीटेटिव वे में ये काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। अब पॉलिसी डिसीजंस एक ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि पॉलिसी मैटर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनके रिगार्डिंग जो भी उनका अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, ठीक है, उस पॉलिसी से रिलेटेड वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये जो डिसीजंस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में ही लाया जाता है। ठीक है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया कराया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटिंग डिसीजंस। ऑपरेटिंग डिसीजंस एक ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि रूटीन डिसीजंस को ऑपरेशनल बनाने के लिए यहाँ पर किए जाते हैं, कि जो भी पॉलिसी मैटर एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया है हम उन्हें अच्छे से ऑपरेट कर सकें। ठीक है, और ये सब लोअर लेवल के मैनेजमेंट पर होता है, क्योंकि टॉप अथॉरिटी तो काम थोड़ी ना करेगी। काम कौन करेगा, या तो मिडल मैन करेंगे या लोअर मैन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात यहाँ पर की जाती है। इन्हें ही हम टेक्टिकल डिसीजंस भी कह सकते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। जस्ट अ सेकेंड। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं जो कि लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड किया जाता है, कुछ ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनके बेसिस पर फीडबैक लिए जाते हैं, और अंत में आकर एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर फाइनलाइज किया जाता है कि इस ऑल्टरनेटिव को हम चूज़ कर रहे हैं और हम इसके लिए अब एक्शन लेने लेने जा रहे हैं। तो ये रहता है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो उसके बाद यहाँ पर जो हर्बर्ट साइमन है और मार्च हैं, वो 1960 में हमें कुछ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बताते हैं कि जो हम डिसीज़न बनाने जा रहे हैं उसमें ये जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर होनी ही चाहिए। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी आती है वो आती है हमारे पास इंटेलिजेंस एक्टिविटी, जिसमें ये कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग की इनिशियल फेज होती है जहाँ पर प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर एक इमीडिएट एक्शन की बात की जाती है कि प्रॉब्लम पर हमें पता चल गई है और उसके लिए एक्शन क्या लेना है वो यहाँ पर बताया जाता है। सेकंड आता है डिज़ाइन एक्टिविटी। अब डिज़ाइन एक्टिविटी में क्या है कि जो भी हम एक्शन लेने वाले हैं उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करें, डेवलप करें, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आने वाले हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करें। थर्ड हमारे पास आता है चॉइस एक्टिविटी। अब चॉइस एक्टिविटी में क्या है कि इन सभी एक्शंस को जो भी हमने ऑल्टरनेटिव चूज़ किए उसमें से किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को हम चूज़ कर लें अपने गोल को अचीव करने के लिए। फोर्थ हमारे पास आता है इवैल्यूएशन एक्टिविटी। अब इवैल्यूएशन एक्टिविटी में क्या है कि प्रोग्राम डिसीजंस में और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस की अगर मैं बात करूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लिए जाते हैं उनकी पास्ट चॉइसेस को इवैल्यूएट किया जाए कि पास्ट में जो हमने गलतियां की ऐसा ना हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज भी वही गलती यहाँ पर रिपीट हो जाए। तो ये सब आता है इवैल्यूएटिंग एक्टिविटी में, जहाँ पर पास्ट के बेसिस पर अपने डिसीजन को इवैल्यूएट करके यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन सुनाया जाता है। तो ये है एक हमारा प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं हम मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पे, कि डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से मॉडल जो हैं वो यहाँ पर चलते हैं, जिसमें सबसे फेमस और इग्नू का फेवरेट साइमंस बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल आता है।
साइमन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास स्कॉलर बन के आए हैं, जिनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल थियोरी। तो उनके जो वर्क्स होते हैं उनका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहता है डिसीजन मेकिंग की स्टडी पर और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में भी। तो हमें इसमें यही बताया गया है कि 1957 में जो अपना वर्क ये पब्लिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये इनकी फील्ड का एक सेमिनल एक फिनोमिनल वर्क माना जाता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को डिफाइन किया जाता है। इसमें जो साइमन होते हैं वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर देखे जाने चाहिए डिसीजन मेकिंग के। तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में यहाँ पर ये सब फैक्टर्स को यहाँ पर देखे जाते हैं। उसके बाद जो साइमन का एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है बाउंडेड रेशनैलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में एक थियरी है जिसका नाम है बाउंडेड रेशनैलिटी, जिसमें सजेस्ट किया जाता है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें कैसे ऑपरेट करना चाहिए। उन्हें लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ ऑपरेट करना चाहिए, कॉग्निटिव कैपेसिटी के साथ यहाँ पर ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि हमें एक ऑप्टिमल डिसीजन लेना है कि बहुत सारे हमने कोई ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लिया, बहुत सारे एक्शन को चूज़ कर लिया, हम उसमें से कोई एक चूज़ करेंगे, ऐसा नहीं। साइमन इसे मना करते हैं। डिसीजन मेकर्स को ये कहते हैं साइमन कि अगर हमें एक डिसीजन बनाना है तो डिसीजन मेकर्स का ये एम रहना चाहिए कि एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन लाइन, जिसे हम सेटिस्फाइसिंग भी कहते हैं। ठीक है, जिसका जो ये वर्ड बना है वो बना है सेटिस्फैक्शन और सफिक्सिंग से। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहते हैं कि डिसीजन मेकर्स का ये काम नहीं होना चाहिए कि ऑप्टिमल डिसीजन बनाना है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स वहाँ पर चूज करके देखना है कि कौन सा फिट बैठ रहा है कि नहीं। ये नहीं कहते। डिसीजन मेकर्स का एक काम रहना चाहिए कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन दे। सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी, सब कुछ अच्छे से काम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर साइमन इस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। उसके बाद साइमन का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क रहता है वो ये कहता है कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ह्यूमन बिहेवियर को हमने ये जान लिया कि जो भी ह्यूमंस, जो भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा है, वो क्या चाहते हैं, अगर वो ही हमें पता नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, उनका मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर साइमन कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पिलर बन के रहता है। अगर ये सब अच्छा होगा तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छा होगा, कोलैबोरेशन होगा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस तो बढ़ेगी ही। और उसके बाद जो साइमन रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा डिसीजन जो होना चाहिए वो रेशनल चॉइसेस पर बेस्ड रहना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग रेशनैलिटी ये है कि प्रेफर्ड जो बिहेवियर ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को कॉम्प्लीमेंट करें, हमें उन ऑल्टरनेटिव्स को देखना चाहिए, उनका सिलेक्शन करना चाहिए। अब वो ऑल्टरनेटिव्स कोई सिस्टम भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है, और जो ऑल्टरनेटिव हम चूज़ करें बिहेवियर से रिलेटेड, हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए, तभी एक अच्छा सेटिस्फाइसिंग हम एक डिसीजन बना सकते हैं। अब इसके लिए ये चाहिए कि डिसीजन मेकिंग को अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स की नॉलेज हो। ठीक है, अगर उसे अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स की नॉलेज नहीं होगी वो डिसीजन क्या बनाएगा। सेकंड पॉइंट, साइमन कहते हैं कि जो डिसीजन मेकर है उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो भी ऑल्टरनेटिव मैं चूज़ कर रहा हूँ उसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने ये नॉलेज प्रॉपर थी नहीं, एक डिसीजन सुना दिया, कॉन्सिक्वेंस गलत आ गए और ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो गई। ऐसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये है साइमन का बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल। अब उसमें जो साइमन रहते हैं बहुत तरीके की यहाँ पर रेशनैलिटी दे के रखते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली रेशनैलिटी आती है हमारे पास ऑब्जेक्टिवली रेशनल। अब इसका मतलब ये है कि जो भी गिवन सिचुएशन है हमें उसमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्टिवली रेशनल। सब्जेक्टिव रिलेशनल क्या है कि जो डिसीज़न किसी भी नॉलेज के मतलब एक ऐसा डिसीज़न जो कि पर्टिकुलर नॉलेज के जो एडेप्टिबिलिटी है, ठीक है, जिसे हम इम्पोज करना चाह रहे हैं, उसको मैक्सिमाइज कर दे, वो रहता है हमारे पास
सब्जेक्टिवली रेशनल। उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्शियसली रेशनल। कॉन्शियसली रेशनल में क्या है कि एक कॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू हमने जो भी ऑल्टरनेटिव चूज किया उसके मीन्स और एंड्स को हम एडजस्ट करें। उसके बाद आता है डेलिबरेटली रेशनल। अब डेलिबरेटली रेशनल क्या है कि जो भी मीन्स और एंड्स, ठीक है, हमने चूज किए हैं उसे हम डेलिबरेटली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें धीरे धीरे से। फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनल में क्या है कि जो भी ऑल्टरनेटिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड ओरिएंटेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अलग है और हमने ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया जो उसके बिल्कुल ही विपरीत जा रहा है। तो ये सब आता है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनल में। लास्ट में हमारे पास आता है पर्सनल रिलेशनल। अब पर्सनल रिलेशन क्या है कि इंडिविजुअल गोल से जो डायरेक्टेड ऑल्टरनेटिव है वो हमें यहाँ पर उस तरीके की रेशनैलिटी लानी चाहिए। तो ये सब बहुत सारी रेशनैलिटीज़ हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। उसके बाद जो साइमन होते हैं अपनी थियरी देने के बाद वो ये कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ना टोटल रेशनैलिटी का वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक एजम्पशन पर बेस्ड है, जैसे हम इकोनॉमिक मैन के नाम से भी जानते हैं। अब इकोनॉमिक मैन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये जो टोटल रैशनैलिटी है ये इकोनॉमिक थियरिस्ट मैक्स वेबर और उसके कुछ साथियों ने दी थी, इसलिए हम इसे इकोनॉमिक मैन कहते हैं। अब इस पर बेस साइमन अपने दो आर्ग्यूमेंट देते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये देते हैं, साइमन ये कहते हैं कि जो टोटल रैशनैलिटी है ना उसका ये बिलीफ है कि डिसीजन मेकर को सभी चीज़ों की नॉलेज है। आज के टाइम पर ही और क्या हम पहले के टाइम पर भी जाएं तो हमें ऐसे इंसानों के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते कि जिन्हें हर चीज़ की नॉलेज हो। विद टाइम जो नॉलेज है वो डायनामिक बनती जाती है, स्टैटिक तो रहती नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो पहला अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं साइमन वो यही है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान को सभी चीज़ की नॉलेज हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं उसने चूज़ किए हैं उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता हो। तो ये भी अपने आप में एक अनरियलिस्टिक बात हो गई। सेकंड वो कहते हैं कि जो ये एजम्पशन है उसमें डिसीजन मेकर जो है उसमें कहा जाता है कि इसके पास एक कंप्यूटेशनल एबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड। तो इसमें बिलीव किया जाता है कि जो डिसीजन मेकर है वो सारे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को एक ऑर्डर में लगा सकता है, पर ऐसा कोई भी इंसान कर नहीं सकता क्योंकि पहली बात उसे सारे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं रह सकते। अब पता नहीं होंगे तो वो ऑर्डर में क्या लगाएगा। तो सेकंड जो अपना आर्ग्यूमेंट है वो साइमन यहाँ पर देते हैं। तो साइमन टोटल रेशनैलिटी को यहाँ पर ऑब्जर्व करने के बाद ये कहते हैं कि जो ये सारी ऑब्जर्वेशंस है ना ये फंडामेंटली रॉन्ग है, ठीक है। बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं इसके पास, डिसीजन मेकर्स के पास, ठीक है। अगर हम बाउंड्री रेशनैलिटी की बात करें तो बाउंड्री रेशनैलिटी में क्या कहा जाता है कि लिमिटेड नॉलेज में हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए, तभी हम एक सेटिस्फाइसिंग डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब साइमन अपना कहते हैं और ये सब हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि साइमन का जो कॉन्सेप्ट है सेटिस्फाइसिंग डिसीजंस का उसमें ये कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उसे अपने मेन गोल्स पर ज़्यादा ओरिएंटेड रहना चाहिए, ठीक है, जिसमें वो सिर्फ प्रॉब्लम पर ध्यान दे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स निकल सकते हैं। डिसीजन मेकर का उस पर फोकस रहना चाहिए, ना कि ये पे रहना चाहिए कि उसका पहले कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करो, पहले पॉसिबिलिटीज़ निकालो, आउटकम्स देखो कि भाई अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं, साइमन ये कहते हैं कि सिर्फ हमें प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए, उसी से हम एक अच्छा डिसीजन जो है वो बना सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ यहाँ पर फैक्टर्स भी दिए हुए हैं बाउंड्री रेशनैलिटी पे जो कि सेटिस्फाइंग डिसीजंस को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास डायनामिक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इतने ज़्यादा डायनामिक हैं किसी के पास उसकी इतनी नॉलेज ही नहीं है। सेकंड है इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एज वेल एज लिमिटेड कैपेसिटी होगी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस करेंगे, उसी के बिहा पर हम यहाँ पर डिसीजन सुनाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर फेल हो जाएगी। उसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, इन्वायरमेंटल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये सब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हमें बता के रखे हैं। और लास्ट में ये साइमन कहते हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैन बनना है, ठीक है, हमें सेटिस्फाइंग डिसीजंस बनाने हैं जहाँ पर प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस हो। हमें इकोनॉमिक मैन नहीं बनना कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए
हमें सबसे पहले फिर पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकालने हैं। इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर साइमन जो है वो यहाँ पर मना करते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक मैन का ये कंसर्न रहता है कि हमें डिसीजंस को मैक्सिमाइज करना है। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है वो ये चाहता है कि डिसीजन जो है वो सेटिस्फाइसिंग रहें, सेटिस्फैक्ट्री रहें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये रहता है हमारे पास साइमन का बाउंड्री रेशनैलिटी मॉडल। और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है इस यूनिट का वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।